हेलो बच्चों। सो हम आज ले आए हैं हमारे पेपर का नेक्स्ट हाफ, जो हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है जिसमें हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और ये है जेई मेंस 24 जून का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन फिजिक्स के बचे हुए थे। तो आज हम उस चीज पे सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास सबसे फास्टेस्ट सोल्यूशन या सबसे सिंपल एलिगेंट सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम कवर करते चलेंगे। मैं आपको स्टेप्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मुलेस के साथ में सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे करना है। आप उस चीज पे बस ध्यान रखिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है और कौन से टॉपिक का क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, ये जो है हमारा सिग्नल का क्वेश्चन है। 3.5 मेगाहर्ट्ज का बेस बैंड सिग्नल है। इसको एक्चुअली हम चलते हैं बोर्ड पे, हमने ऑलरेडी यहाँ पे इस चीज को कवर कर रखा है। हमारा बेस बैंड सिग्नल जो है वो 3.5 मेगाहर्ट्ज का है और हमारा कैरियर सिग्नल जो है वो 3.5 का है। राइट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है इसका। तो ये बोल रहा है कि ट्रांसमीटर का जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसके लिए एंटीना का लेंथ कितना होगा। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में एंटीना का लेंथ जो होता है वो लैम्डा बाय 4 आप निकाल सकते हो। लैम्डा कैसे निकालते हैं, c बाय एफ से, लेकिन 1/4 कर देंगे। राइट, अब इसमें हमें c तो पता ही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए। इन दोनों में जनरली आप जब फ्रीक्वेंसी निकालते हो तो दो फ्रीक्वेंसीज है। राइट, एक आपका बेस बैंड फ्रीक्वेंसी है which is 3.5 megahertz which is 10 to the power 6 hertz। और अगर आप इसी चीज को कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं तो वो गीगाहर्ट्ज में। राइट, अब जनरली आप क्या करते हैं कि एफ सी माइनस एफ बी की वैल्यू लेते हैं या एफ सी प्लस एफ बी की वैल्यू लेते हैं रेंज के लिए। ठीक है, लेकिन आप इन दोनों वैल्यूज को नहीं लेंगे यहाँ पे, बिकॉज ये जो है वैल्यू है ये कंपैरेटिवली बहुत हाई है। राइट, बिकॉज इट इज कंपैरेटिवली बहुत हाई, आप डायरेक्टली एफ सी की वैल्यू जो है कैरियर सिग्नल यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये आ जाता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 4 इंटू फ्रीक्वेंसी 3.5 इंटू 10 टू द पावर 9। राइट, ये मीटर्स में है, लेकिन अगर आप आंसर देखेंगे तो एमएम में भी है और ये लेस देन एम आ रहा है। तो मीटर से एमएम के लिए इसको 10 टू द पावर 3 कर देते हैं। ये सिंप्लीफाई करके हो जाएगा 4 3/4। तो ये हो गया आपका 4 5 20, ये 3/14 हो गया और ये हो गया 11 माइनस 9, सो 10 टू द पावर 2। राइट, सो हमारे पास आ गया 300/14। 300/14 अगर आप करते हैं तो आपको आ जाता है 21.42 mm। राइट, तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप ये चीज क्लियर होगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें से देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, Carnot engine whose heat sink is 27 degrees Celsius has an efficiency of 25%. By how many degrees should the temperature of the source be changed to increase the efficiency by 100%? Right? तो हमें ये देखना है कि 100% चेंज करने के लिए हमें कितना टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। Right? So let's take this question here. Right? Let's just erase this off. Let's just erase this off. Right? हमारा कार्नोट इंजन है। राइट, कार्नोट इंजन क्या करता है, हमारे पास एक टेम्परेचर है, यहाँ पे एक इंजन होगा और यहाँ पे सिंक होगा। तो सिंक का टेम्परेचर हमें पता है 27 डिग्री यानी 300 केल्विन पे है, ये हमारा सिंक है। राइट, और हमारे सोर्स का टेम्परेचर हमें पता करना है। अगर आप इनिशियल देखेंगे तो 25% आपको दिया गया है एफिशिएंसी। तो 25% एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टी ऑफ सिंक अपॉन टी ऑफ सोर्स। राइट, सो आपका एफिशिएंसी कितना है 25, तो ये हो गया 0.25 इज इक्वल टू 1 माइनस सिंक का जो है ये 300 है, सोर्स का टी है, इसको यहाँ ले आएंगे 300 बाई टी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, दैट इज 300 इज इक्वल टू 3t/4 और टी आ जाएगा आपको 400 डिग्री सेल्सियस फॉर द फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में हमारा सोर्स का जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री 400 डिग्री केल्विन आ रहा है। ठीक है, केल्विन है बिकॉज मैंने ये टेम्परेचर केल्विन में दिया। नाउ इसी चीज को अगर आप चेंज कर देते हैं, इसी चीज को आप चेंज कर देते हैं, ये बोल रहा है कि आपको एफिशिएंसी जो है, आपको एफिशिएंसी जो है वो बढ़ानी है। और कितनी बढ़ानी है, 100%। राइट, 100% मतलब 100% करनी नहीं है, 100% फ्रीक्वेंसी बनानी नहीं है, बढ़ानी है। यू हैव टू इंक्रीज इट बाय 100%। राइट, बाय नॉट टू। राइट, सो बाय 100% इंक्रीज करने के लिए हमारे पास 25% की एफिशिएंसी थी, 100% इंक्रीज मतलब 25% और बना दो। राइट, सो फाइनल फ्रीक्वेंसी, फाइनल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 25% की जगह
50% की एफिशिएंसी हो जाएगी। सिंक का टेम्परेचर सेम है लेकिन सोर्स का टेम्परेचर चेंज करना है, राइट। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू अगेन 1 माइनस टी सिंक अपॉन टी सोर्स, राइट। n कितना है हमारे पास में 0.5, ये 1 माइनस सिंक फिर से 300 है, सोर्स जो है वो t है, ये 1/2 हो गया, 1 माइनस 300/t हो गया, यहाँ से t आ जाएगा आपको 600 डिग्री सेल्सियस। अब जल्दबाजी में 600 डिग्री सेल्सियस मार्क नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लो। क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी चेंज्ड, राइट। चेंज कितना हुआ, तो चेंज कितना हुआ है, तो चेंज कैसे पता करेंगे बच्चों, 400 पे था पहले सोर्स, अब चला गया 600, तो इन दोनों का चेंज कितना आ गया हमें, इन दोनों का चेंज आ गया हमें 200 डिग्री सेल्सियस, राइट। और 200 डिग्री सेल्सियस अगर आप नोटिस करोगे, फिर से सॉरी यहाँ केल्विन है, ठीक है, लेकिन चेंज जो है वो डिग्री सेल्सियस में है, तो चेंज आ गया हमारा डिग्री सेल्सियस में, इंक्रीज बाय 200 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इंक्रीज बाय 200 डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट आंसर है, इजी। आपको बस दो, इसमें सबसे ट्रिकी पॉइंट बस इतना है कि आप अगर ध्यान दे तो ये जो इंक्रीज बाय 100% बोला है ना एफिशिएंसी को इंक्रीज, बस ये ध्यान देना है कि 25% की अगर एफिशिएंसी है तो 100% बढ़ाने के लिए 25% करना पड़ेगा। तो 25 प्लस 25 कितना हो गया, 25 प्लस 25 इज 50%। अगर ये समझो 50% होती तब 100% आने के लिए 50 प्लस 50 100 हो जाता। अगर ये 10% होता तो 10% प्लस 10% 20%, 100% एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको इसका डबल करना पड़ेगा। बस यही ट्रिक पॉइंट था, बाकी दोनों आप बनाओ, दोनों में से सोर्स का वैल्यू निकाल लो, सोर्स की वैल्यू निकाल के माइनस कर दो, 200 डिग्री सेल्सियस आपको आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया कार्नोट इंजन का क्वेश्चन। नेक्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो क्या दिया है, एरिया दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज है, और के का वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पूछा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, नहीं एप्सिलॉन बिकॉज यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है, राइट। तो यहाँ एप्सिलॉन आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। तो के कितना आ जाएगा बच्चों, सिग्मा, सिग्मा कितना होता है क्यू बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि हमारी जो के वैल्यू आ गई है वो आ गई है Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है, चार्ज की वैल्यू दी हुई है हमें 7 इंटू 10 टू द पावर -6, राइट। तो ये हो गया 7 इंटू 10 टू द पावर -6। एरिया अगर आप नोटिस करें तो एरिया आपको दिया हुआ है 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब 10 टू द पावर -4 लगा देंगे यहाँ पे, इनटू एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो ये हो गया या तो इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 पाई से मल्टीप्लाई, इसको 4 पाई से मल्टीप्लाई, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 7, राइट। सो ये हमें दिया हुआ है 3.9 इंटू 10 टू द पावर 7। सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू या सो बेसिकली ये यहाँ नहीं है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 4 पाई, और ये आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 7, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 7। आपको कुछ नहीं करना है, अब इस चीज को पूरे को कैलकुलेटर में डाल के, आप नहीं डाल सकते मैं डाल सकता हूँ, तो ये पाई पाई तो कैंसिल ही हो गया आपका काम इजी करने के लिए, ये हो गया 4 1 जा, ये 0.9 जा, ये 9 1 जा, ये 9 0.1 जा, राइट। सो आपको आ गया है ये मल्टीप्लाई करके 7/3, पाई कट गया है, 4 कट गया है, 9 कट गया है, सारे टर्म्स कट गए, 7/3 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 9 इज 10 टू द पावर 3, और ये 7 - 4 इज 10 टू द पावर 3, ये कट गया, ये आ गया आपको 3 2 जा 6.33, 2.33 आपका आंसर है इस केस में, ठीक है। सिंपल, आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में बस एक स्टेप जो मिस्टेक होती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दोगे गड़बड़ हो जाएगी। अगर डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जो होता है वो के एप्सिलॉन नॉट होता है।
है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व, बाकी सारा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल, राइट, इसको देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, इसमें अब ये बोलता है सेंटर पे एक्स कितना हो जाएगा 0। सो एट सेंटर क्या करोगे आप, एट सेंटर लिखोगे एक्स इक्वल टू 0, राइट। तो एक्स इक्वल टू 0 पे बी है, बी कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। फिर ये बोलता है कि एक्सिस पे r बाई 2 पे, तो x की जगह क्या डालेंगे बच्चों r बाई 2, तो b डैश जो हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, ये जो हो जाएगा ये डबल है, और ये क्या हो जाएगा x की जगह r स्क्वायर बाई r बाई 2, r स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा 5r स्क्वायर बाई 4 का 3 बाई 2, राइट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा r स्क्वायर रूट क्यूब, तो म्यू नॉट आई बाय 2r बाहर आ गया, राइट, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला, क्यूब किया बाहर, कैंसिल। उसके बाद में अंदर क्या बच गया हमारे पास में 5/4 द होल रेस टू 3/2, राइट। अब ये जो वैल्यू है वो यहां से b है, तो b डैश कितना हो जाता है, b डैश हो जाता है b अपॉन, तो ये 4 जो है उसका स्क्वायर रूट निकाला 2, उसका क्यूब किया, तो 2 क्यूब डिवाइड बाय रूट 5 का क्यूब, तो ये पूरा क्यूब हो गया। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है ये वाला, उसको एक बार आप सेंटर पे लगाओ, एक बार आप डिस्टेंस पे लगाओ, और दोनों को साइमल्टेनियसली अरेंज कर लो, तो आपको आंसर आ जाएगा। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। Two metallic blocks M1 and M2 of same area of cross section are connected to each other. Thermal conductivity of M2 is K and thermal conductivity of M1 will be, राइट। सो थर्मल कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन जो है वो हमेशा आप कैसे पता करोगे, देखो जो हीट यहां से ट्रांसफर हो रही होगी वो यहां से आगे जाएगी, ठीक है। और हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या है, हीट ट्रांसफर बोलता है भाई Q इज बेसिकली इक्वल टू डेल्टा T अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस L बाई के, राइट। अब हीट अगर सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई के, जिसमें से A जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि एरिया चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2, क्या क्या चेंज हुआ है, L बाई के, सो L1 बाई L2 इंटू K2 बाई K1। बस अब डेटा डालना है, डेल्टा T1 कितना है 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 बन गया 20, यहाँ 80 माइनस 0 ये हो गया 80, L1 कितना है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है, राइट। तो 16 सेंटीमीटर यहाँ डाल देते हैं, ये कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर डाल देते हैं, यहाँ पे कितना है वैल्यू M1, M2 इज K, राइट, सो M2 K है, सो M2 इज K और ये है हमारा K, राइट। सो M1 की वैल्यू निकालनी है। अब ये हो गया 8 2 जा 16, ये हो गया 24 जा, K1 आ गया आपको 8K। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको याद रखना है हीट ट्रांसफर कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो इसमें जो जो कांस्टेंट है उसको हम इस तरफ ले गए, डेल्टा टी का रेशियो निकाल लिया, किस पे डिपेंडेंट है, एल के रेशियो पे और के रेशियो पे। ये वैल्यूज यहाँ से मिल जाएंगी, L1 L2 यहाँ से मिल जाएगा, के की वैल्यूज यहाँ से मिल जाएंगी, सब्स्टिट्यूट सॉल्व, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल आंसर, 8 के इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद में सारे इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस जो है वो सेक्शन बी में आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं होंगे, बट द आइडिया इज वेरी सिंपल। ये बोलता है कि हमारे पास टेम्परेचर जो वेसल का है नाइट्रोजन का वो इतना है और इतना नाइट्रोजन है हमारे पास में, ठीक है। तो हमारे पास में कितना मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, पहली बात याद रखना ये केजी है, केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करो 56, नाइट्रोजन का वेट 28, हमारे पास 2 मोल नाइट्रोजन है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये बोल रहा है टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस है, मतलब हमारे पास इस समय टेम्परेचर जो है वो है 273 प्लस दिस, तो हमारा इनिशियल टेम्परेचर हो गया है 400 केल्विन। सेकेंड, अब ये क्या बोल रहा है कि डबल द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, तो स्पीड अगर आप देखते हैं तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, है ना। तो अगर मुझे स्पीड को डबल करना है तो टेम्परेचर को 4 टाइम्स करना पड़ेगा, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा भाई, स्पीड डबल करनी है तो उसको 4 टाइम करना पड़ेगा तब जाके होगा, राइट। तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 400 का 4 टाइम्स विच इज 1600 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर है, एन की वैल्यू है। अब अगर आपको हीट चाहिए तो हीट जो आता है वो आता है F/2 इंटू एन आर डेल्टा टी,
F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाइट्रोजन जो है वो डायटोमिक है, डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, तो ये आ गया 5/2, ये आ गया 2, ये आ गया 2, और ये टेम्परेचर चेंज जो आ रहा है वो 1600 से 1400 आ रहा है, तो 1600 माइनस 1400 इज बेसिकली 1200, राइट? सो this goes off, this is 10, so basically 12,000 calories, राइट? और किलो कैल्स में चाहिए तो ये जीरो हटा दो, आपको 12 किलो कैल्स का आंसर आ जाएगा इंटीजर टाइप में। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान ये रखना है, ये वाली चीज जो है ये ट्रिक क्वेश्चन है इसमें, ठीक है? उसने टेम्परेचर दिया है लेकिन इनडायरेक्टली दिया है, इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल मोल्स तो दे ही दिया है, बस फाइनल टेम्परेचर पता करना है, उसकी जगह उसने वेलोसिटी के बारे में बात कर दी। वेलोसिटी डबल करने के लिए टेम्परेचर 4 टाइम करना पड़ेगा, टेम्परेचर अगर 4 टाइम हो गया तो आपको टेम्परेचर मिल गया, बस फॉर्मूला लगा दो। और ये चीज याद रखना कि नाइट्रोजन डायटोमिक है, तो F की वैल्यू जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 5 होगा, राइट? सो 5/2 ये हो गया। अब नेक्स्ट, यस, इसको चलते हैं बोर्ड पे। बाय कॉन्वेक्स लेंस दिए हुए हैं, तो ये ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा है, इससे टच में एक ऐसा है, और यहां पे हमने लिक्विड भर दिया, ठीक है? तो ये फर्स्ट लेंस है, ये सेकंड लेंस है, ये थर्ड लेंस है। अब सिंपल बात है ना, इसने बोला है फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो पावर अगर पता चल जाएगा तो फोकल लेंथ पता चल जाएगा। पावर क्या बोलता है ये कॉम्बिनेशन के लिए? 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। अब f1 f2 दिया हुआ है, देखो इनका बाय कॉन्वेक्स का 15 सेंटीमीटर जो है वो उसका फोकल लेंथ है, तो यहाँ पे तो हम 1/15 डाल देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको 1/15, इसको निकालना है जो लिक्विड भरा हुआ है इसको। अब इसको कैसे निकालेंगे? देखो पहली बात ये है कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर सारे का सेम रखेंगे, फोकल लेंथ अलग हो सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, राइट? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे यहाँ से कैसे? हमें पता है ये 1/15 है, ये जो हमारा यहाँ पे जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो 1.5 माइनस 1 इंटू इसका 1/r प्लस इसका 1/r नेगेटिव में। नेगेटिव में क्यों लिया? साइन कन्वेंशन, ये लेफ्ट साइड है, ये सॉरी ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, राइट? तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 1/15 1/2 2/r, तो 1/r की बच्चों वैल्यू आ गई 1/15, ठीक है? ये जो है ये सेम चीज यहाँ पे लगेगी। अब इस चीज को आप इस वाले में लगाओ, इस वाले में, ठीक है? तो अगर आप इस वाले में इस चीज को लगाते हो तो आपको क्या आता है? सेम चीज, हमें 1/f2 चाहिए उसके लिए, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब कितना है? 1.25, 1.25 इज 5/4 माइनस 1, लेकिन अब दोनों जो है इसकी इस तरफ है, इसकी इस तरफ है, तो ये हो जाएगा बेसिकली, ये इस तरफ है तो -1/r, और ये ऑलरेडी -1/r था, तो ये आ जाएगा आपको 5/4 1/4 इंटू -2/r, तो ये आ गया आपको -1/30, 15 की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है? तो ये हो गया 30, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है? अब ये 1/15 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये 30, ये 30, तो 1/f आ गया आपको 1/30, सॉरी 3/30, और 3/30 होने के बाद में f आ गया आपको +10, राइट? सो f आ गया 10। बस आपको यही फॉर्मूला याद रखना है एक, और दूसरा आपको टोटल पावर का। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूलाज याद है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो हमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये इन दोनों लेंस से बाउंडेड है, तो इन दोनों लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकाल के फिर आप इसका फोकल लेंथ निकाल लो। सर फोकल लेंथ क्यों नहीं ले लिया सेम? बिकॉज क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो डिपेंडेंट है हमारे इसके मटेरियल पे, राइट? तो अगर इसका मटेरियल देखें तो फोकल लेंथ अलग आया, और हमने बीच में जो लिक्विड भरा है उसका फोकल लेंथ अलग आया, बिकॉज मटेरियल अलग है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। क्लियर? तो हमने इसको एडजस्ट करके सॉल्व करके वैल्यू निकाल दी। आगे देखते हैं। बेस एमिटर, अब ये वाला जो है ये जनरली आपको सेमीकंडक्टर्स में ये क्वेश्चन आता है, राइट? और वोल्टेज गेन निकालने के लिए आता है। वोल्टेज गेन वाला जो फॉर्मुलाज है वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, और बहुत सिंपल है अगर आपको ये फॉर्मुलाज आते हैं, ठीक है? वोल्टेज गेन निकालने के लिए R0/Ri इंटू बीटा करना पड़ता है, बीटा आपका करंट गेन से आ जाता है,
और आर आई कैसे आ जाता है आपका इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, राइट। सिग्नल कितना इनपुट है 10 मिली वोल्ट्स का, करंट कितना आया 10 माइक्रो एम्पियर का, तो ये कितना आ जाएगा फिर 10 मिली वोल्ट्स इतना और 10 माइक्रो एम्पियर इतना, ये कैंसिल, तो ये हो गया 1000, ठीक है। तो आर आई आ गया 1000 ओम्स। फिर हम आई निकालेंगे, मैक्सिमम करंट कितना जाना चाहिए 1.5, जा कितना रहा है हमारे पास में 10 माइक्रो एम्पियर, राइट। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आ जाता है ये 10 टू द पावर 3 है, ये काट देते हैं, ये 5 हो गया, ये गया 2, 5 2 150, राइट। सो हमारा डेटा आ गया। अब हमारे पास मिस्टेक है, 1.5 into 10 to the power minus 3 is this and I minimum is 10 into 10 to the power minus 6, तो ये हो गया 1500 by 10 150, ठीक है। अब इसको अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आर ओ कितना है हमारे पास में, आर ओ दिया हुआ है 5 किलो ओम्स, तो 5000 है ना। आर आई कितना निकाल दिया बच्चों 1000 और ये आ गया 150, तो ये जीरोस कैंसिल हो गए और आंसर आ गया इसका 750, तो 750 इसका वोल्टेज गेन है। अब देखो ये तीनों फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप आपको पता है, जैसे आपको पता है वोल्टेज गेन के लिए निकालना है, आर ओ तो दे देता है क्वेश्चन में, आर आई और बीटा निकालना है, आर आई आप इनपुट और इनपुट वोल्टेज अपॉन करंट से निकाल देंगे, बीटा जो है वो करंट एम्प्लीफिकेशन से निकाल देंगे, राइट। और फिर ये डेटा डाल के आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये कवर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इंडक्टर दिया हुआ है, इंडक्टर का जो पीक करंट है वो निकालना है, राइट। और पीक करंट में से ये एक ही वैल्यू बतानी है, ठीक है। इंडक्टर कितना है 200 मिलीहर्ट्ज का, इसको देख लेते हैं। इंडक्टर का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, देखो इंडक्टर कैसे निकालोगे, इंडक्टर का वोल्टेज दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो एक्सएल मिल जाएगा, करंट वी बाय एक्सएल से मिलेगा, चलो तो करंट, ठीक है। लेकिन हमें कितना चाहिए पीक करंट, पीक करंट जो होगा वो बेसिकली आरएमएस, ये आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू इंटू √2 होगा, डिवाइड बाय एक्सएल कितना है 2 पाई एफ इंटू एल। अब डेटा डाल दो, डेटा क्या क्या है, वीआरएमएस कितना दिया हुआ है हमें 220 वोल्ट्स इंटू √2 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू एफ कितना दिया हुआ है बच्चों, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज, इंडक्टर की वैल्यू कितनी दी हुई है 200 मिली हर्ट्ज, ठीक है। अब देखो इजी, पाई पाई रहने देते हैं, बिकॉज पाई इसलिए रहने देते हैं बिकॉज यहाँ आंसर में भी पाई है, राइट, तो पाई रहने देते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू 110, ठीक है। ये एक जीरो कैंसिल, यहां से अगर आप सॉल्व करते हो तो 5 2 10, ये 1000 और ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों आंसर 11 √2 बाय पाई। तो ए का वैल्यू जो है वो रूट के अंदर है, तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो 121 इंटू 2, 11 को अंदर ले जाएंगे 121 और आंसर आ जाएगा 242, तो ये आ गया आपको ए की वैल्यू इज 242। फिर से सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस इसमें याद रखना है कि ये आरएमएस है, तो यहाँ पे आपको पीक करंट पूछा ना, पीक वैल्यू ऑफ करंट, आई नॉट निकालना है। आई नॉट कैसे निकालेंगे, वी नॉट से, वी नॉट क्या होता है वी आरएमएस इंटू √2। अगर आरएमएस पूछता तो यहाँ पे आई आरएमएस होता, यहाँ पे वी आरएमएस होता, डायरेक्टली 220 डाल देते, ठीक है। ये क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 650 एंड 655 नैनोमीटर इज यूज्ड टू स्टडी डिफ्रैक्शन ऑफ अ सिंगल स्लिट, ठीक है। तो अगर आपको डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है, अगर आपको डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है तो डिफ्रैक्शन ये फॉर्मूला बताता है, ठीक है। डिफ्रैक्शन ये फॉर्मूला बताता है कि हमारा जो a sin थीटा है वो 3 λ/2 होता है, राइट, अपर्चर के लिए। अब sin थीटा को अगर आप y/l के फॉर्मेट में लिखोगे तो ये आ जाएगा, रीअरेंज करके मैंने फॉर्मूला बना दिया ये। अब दो स्लिट्स, दो जो आपके सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमम एंड ये, तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न और फर्स्ट मैक्सिमम चाहिए, तो हमें डेल्टा वाई चाहिए। डेल्टा वाई क्या होगा y1 माइनस y2, दोनों में डिफरेंस क्या है सिर्फ वेवलेंथ का, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं बिकॉज λ2 λ1 की वैल्यू आपको पता है, λ2 655 इंटू 10 टू द पावर -9 है और λ1 जो है वो 650 इंटू 10 टू द पावर -9 है। इन दोनों का डेटा यहाँ डालो और वैल्यू निकालो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या आता है। मैंने फॉर्मूला बना दिया है, आपको सिर्फ डेटा डाल के आंसर निकालना है, इतना आप कर सकते हो। आई होप आप कर सकते हो बिकॉज इतनी चीजें तो आपको आनी चाहिए। अगर सर ने डेटा निकाल दिया, फॉर्मूला दे दिया, तो मैं डेटा डाल के आंसर तो मैच कर लूँ,
राइट। इसका आंसर मुझे बताना, फिर मैं आंसर इसका आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ये जो है इसका आंसर डायरेक्टली यहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा डी फ्रैक्शन का क्वेश्चन। आगे चलते हैं। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्वाइस द थ्रेशोल्ड। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को लिए चलते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने कर चुका है, इसको इरेज कर देते हैं। देखो, ये बोल रहा है कि हमारे पास थ्रेशोल्ड, मतलब फिर से हम जा रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू थ्रेशोल्ड प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्वाइस द थ्रेशोल्ड ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स VTH और ये हो जाएगा VTH प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा आपको, हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू वी टी एच। ये आ गया आपको इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, फिर इसने क्या किया, इसने बोला भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5 टाइम्स। अब 5 टाइम्स कर दिया उसने। ठीक है, तो 5 टाइम्स हो गया, तो ये हो गया H5 VTH इज इक्वल टू एच वी टी एच प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। तो यहां से आपको आ गया हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एच वी टी एच। अब पूछा है भाई कि V2 बिकम्स x टाइम्स V1, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे तो V2 अपॉन V1 द होल स्क्वायर, एच एच कैंसिल, VTH कैंसिल 4, तो V2 बाई V1 आ गया आपको 2, V2 आ गया, x कितना आ गया आपको 2। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला में बस आपको फ्रीक्वेंसी को जो टर्म में दिया है वो टर्म में आप डालते जाओ। यहां बोला 2 टाइम्स, मैंने 2 टाइम्स VTH डाल दिया, यहां बोला 5 टाइम्स मैंने डाल दिया, फिर मैंने डिवाइड करके V1 बाई V2 कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, एक बॉल को ऊपर फेंका, फिर नीचे फेंका, फिर ड्रॉप किया। ये क्वेश्चन तो 50 बार देख चुके हो, तो भी कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं अगर दिक्कत में फंस जाओ तो आपको याद आ जाएगा कि सर ने कैसे किया। ठीक है, तो देखो 3 चीजें। ये बोलता है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो एक बार बॉल कहाँ फेंका, ऊपर। टावर की हाइट जो है वो नहीं दी हुई है, तो इसको h ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी बार उसने क्या किया, इसमें टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है नीचे पहुंचने के लिए। फिर ये बोल रहा है सेकंड बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम पोजीशन विद द सेम स्पीड, तो यहाँ पे u ले लेते हैं। फिर से h से फेंका, लेकिन नीचे फेंका u से, और इसको लगा 1.5 सेकेंड्स। अब ये बोलता है अगर थर्ड बॉल को रिलीज किया तो कितना टाइम लगेगा। कुछ नहीं यार, 3 इक्वेशन है, 3 बनाओ। पहला इक्वेशन क्या बोलता है, पहला इक्वेशन बोलता है भाई इसको हम नीचे फेंकने वाले हैं, ऊपर की तरफ फेंका हुआ है, तो इस चीज का h जो है नीचे पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड पॉजिटिव। ठीक है, तो ऊपर नेगेटिव है, तो -6 इंटू यू प्लस हाफ जी इंटू 6 स्क्वायर। राइट, दूसरे का h क्या बोलता है, दूसरे का h, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा -6u और ये हो जाएगा प्लस 6, डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, तो 6 स्क्वायर 36, 36 टू 18g। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बोलता है ये 1.5 सेकंड से नीचे जा रहा है डायरेक्ट, तो h इज इक्वल टू 1.5u प्लस हाफ इंटू जी इंटू 1.5 का स्क्वायर। राइट, अब अगर इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि दोनों का h सेम है, तो हमें आ जाता है, इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं पहले। ये कितना है 3/2u और ये हो जाएगा g/2 इंटू 3/2 का 9/4। राइट, सो ये हो गया हमारा एलसीएम 8, तो ये हो जाएगा -6u प्लस 18g इज इक्वल टू 3/2u प्लस 9/8g। राइट, अब यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये उधर ले जाओ, ये इधर ले आओ,
So 18g minus 9 by 8g is equal to 3 by 2 plus 6. राइट, ये आ गया। इससे रिलेशन हम निकालते हैं। इससे रिलेशन कैसे निकालेंगे? 18 144 प्लस 9 इज सॉरी 144 माइनस 9। सो बेसिकली यहाँ से कैलकुलेशन आप कर लो, बिकॉज मैं कैलकुलेशन यहाँ नहीं करना चाह रहा हूँ। अगर आप 18 इंटू 8 144 माइनस 9 करते हैं तो आता है 135। 135 डिवाइड बाय 8, सो ये आ गया 135 बाय 8g, और ये आ गया 6 2 12, 15u बाय 2। 15 1 जा 15 9 जा 135, तो ये आ गया u इज इक्वल टू 9/4g। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर u की वैल्यू आ गई आपको 9/4g, तो आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो कितना आ रहा है? h की वैल्यू आ गई -6 इंटू 9/4g प्लस 18g। ये हो गया 2 2 जा, ये हो गया 2 3 जा, राइट। तो ये आ गया आपको इसकी वैल्यू, और h की वैल्यू आ गई है आपको 18, और ये हो गया 27। 18 2 जा 36 माइनस कितना है 90 से 27, सो ये आ गया 9g/2, और 9g/2 आ गया हाइट। सो अब इसको नीचे गिरना है, हाइट कितना गिरना है? 9g/2 इज इक्वल टू हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वेयर। जी कैन 2 कैंसिल, जी कैंसिल, टाइम लगेगा 3 सेकेंड। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन सॉल्व करके ये निकला, इसको निकाल के यहाँ डाल के h निकला, h निकाल के तीसरे इक्वेशन में डाल दिया, सॉल्व कर दिया। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके बाद में वो है हमारे पास में एक बहुत सिंपल सा बॉल का क्वेश्चन, ठीक है। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बिकॉज इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। ये बोलता है ये बॉल गिरता है और इसको h/2 तक ले जाता है, ठीक है। तो ये बोलता है स्प्रिंग का K बताओ, और वो बहुत सिंपल है, जो एनर्जी है वो कंजर्व कर दो, ठीक है। अगर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी आप निकालते हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mg h प्लस h/2। ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो गई? हाफ kx² में, बस, राइट। और x कितना है कंप्रेशन? h/2 का, तो x की जगह हम क्या डाल देंगे? h/2। तो m कितना है हमारे पास में? g 1/10। g जो है वो 10 ले लेना है, क्योंकि यहाँ 10 दिया हुआ है, राइट। g हमको 10 दिया हुआ है, तो ये h/2 गया, ये आ गया 1/10, और ये हो गया इंटू 3h/2 इक्वल टू हाफ के x² जो है वो हमारा हो जाएगा h²/4। अब देखो क्या कैंसिल होता है, ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, और ये एक h और ये एक h कैंसिल हो जाता है। तो k कितना आ जाता है हमें? 3 × 4 डिवाइड बाय h, और h कितना दिया हुआ है बच्चों? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 मीटर्स, 0 0 कैंसिल, 120 मीटर्स का डिस्टेंस आ गया, सॉरी 120 न्यूटन मीटर का। कुछ नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों एनर्जी कंजर्व किया? सारे जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ग्रेविटी है, और एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से है, कंप्रेशन जो है वो स्प्रिंग की वजह से, सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस है। कंजर्वेटिव फोर्सेस लगा दो, आंसर आ जाएगा, राइट। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, सॉल्व, फाइंड। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन एंड डायरेक्ट आंसर। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्यों? देखो, इसने बोला पोटेंशियोमीटर में 75 में बैलेंस है, ठीक है। फिर बोलता है कि जो E1 E2 है उसका रेशियो 3:2 है, ठीक है। अब हमें पता है कि E1/E2 इज नथिंग बट L1/L2, राइट। E1/2 कितना है? 3/2। ये कितना होना चाहिए? L1/L2 75/L2, राइट। 75/L2, 3 1 जा 3 15 जा, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। ये आ गया L2 विच इज 30 भाई, L2 मिल गया 30, L1 पता है 75। अगर आपको डिफरेंस पता करना है तो 75 माइनस, सॉरी ये 25 है, ये 50 हो जाएगा। तो 75 माइनस 50 कर दो, 75 माइनस 50 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, इजी,
क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता, जेई में तो नहीं आ सकता, ठीक है। और ये है हमारा इस पेपर का फिजिक्स का आखिरी क्वेश्चन, मीटर स्केल इज बैलेंस ऑन अ नाइफ एज। इसको हम ले चलते हैं हमारे बोर्ड पे, ठीक है, और वहां इसको हम डील करेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल, और ये क्वेश्चन उठाया गया है बहुत ही सिंपल आईसीएससी के क्वेश्चंस में से। आईसीएससी के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ऑलरेडी बच्चों ने सॉल्व किया हुआ है, 10th में आपने ये किया हुआ है, एंड दैट इज बेसिकली बैलेंसिंग ऑफ द रूलर, राइट। बैलेंसिंग ऑफ रूलर वाला क्वेश्चन आपने इसको सॉल्व किया हुआ है। देखो डायग्राम देखोगे अपने आप समझ जाएगा। मीटर स्केल, सेंटर 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये हमारा मीटर स्केल है 100 मीटर्स का, इसके सेंटर पे नाइफ एज है, ठीक है। ये बोलता है 10 ग्राम्स के 2 कॉइन जो है वो वन टॉप ऑफ अनदर 10 सेंटीमीटर मार्क पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे 2 कॉइन्स हैं और इनका मास कितना है 20 ग्राम्स मिला के एक साथ। ये बोलता है कि स्केल इज फाउंड टू बी बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क। तो स्केल को कहाँ बैलेंस किया हुआ है, स्केल को बैलेंस किया है यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे। ये कहाँ पे है बच्चों, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे, राइट। अब ये बोलता है मास ऑफ द स्केल फाइंड करो। मास कहाँ हमेशा एक्ट करेगा, सेंटर पे, तो मास m ले लेते हैं, राइट। और ये कितना है, ये यहाँ से 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारे वैल्यूज पता चल गए। अब ये बोलता है कि वैल्यू ऑफ x, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, देखो क्या करना है हमें, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखना है। इस पॉइंट के इसका मोमेंट ऐसा होगा, इसका मोमेंट ऐसा होगा, ये दोनों बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। बैलेंस कैसे होंगे, ये लेंथ जो है ये 40 माइनस ये 30 है, सो 20 ग्राम्स इंटू 30 शुड बी इक्वल टू, ये 50 है, ये 40 पे है, तो ये 10 है, तो बेसिकली m इंटू 10, 0 0 कट गया, तो m कितना आ गया हमें 60 ग्राम्स। इसको क्या चाहिए kg, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -2 kg। ये क्वेश्चन जो है ये आईसीएससी वाले अगर बच्चे देखेंगे तो उन्हें ऑलरेडी पता है कि ये क्वेश्चन जो है वो उन्होंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है जब उन्होंने 10th का फोर्स वाला चैप्टर किया। सो कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो 60-70% क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला से बन जाते हैं, मेथड से बन जाते हैं। कुछ 30% क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें समझ के ब्रेक डाउन करके सॉल्व करना पड़ता है, राइट। मैंने यहाँ सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, ठीक है, मैंने यहाँ सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं जो पूछे जा सकते थे, राइट। अब आप इस चीज को स्टडी कीजिए, इस चीज में आपको जो चीजों में डिफिकल्टी आएगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और बाकी जो चीजें हैं, राइट, प्रैक्टिस इज योर्स। मैं आपको सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे किया जाए, आप ये डिसाइड करिए। इससे कोई बेटर मेथड है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको लगता है ये मेथड बेस्ट है तो आप इसे सीख लीजिए ताकि आगे वाले क्वेश्चंस में आप इसे अप्लाई कर पाए, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, आप और प्रीवियस ईयर पेपर्स के शिफ्ट वाइज सॉल्यूशंस चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम और शिफ्ट वाइज सॉल्यूशंस लेके आएंगे और उन्हें कवर करेंगे। इवन नीट के पेपर्स भी हम उसके बाद में कवर करेंगे। तब तक आप इसे लर्न कीजिए, इसे सीखिए। कोई अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बताइए। थैंक यू।